इन दिनों उत्तर प्रदेश में आम को लेकर सियासत हो रही है। कल लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जो किसान थे वो पहुंचे। आमों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वो तमाम जो वैरायटी के आम थे उनका जायजा ले रहे थे। इसी बीच में उन्होंने एक आम को हाथ में लिया जिसका रंग हरा था, और इसके बाद इस पर अखिलेश यादव ने कमेंट किया कि आम कच्चे हैं। इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ये कहा कि कुछ साल पहले नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने भी जो आम चुना था दरअसल वो कच्चा निकला, और उन्हें इस बात को लेकर पूरे जीवन भर पछताना पड़ा। आम को लेकर हुई सियासत में अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर रहे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का नाम नहीं लिया। तो इन दिनों उत्तर प्रदेश में आम को लेकर सियासत जोरों पर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है, और आरक्षण का मसला जिस तरीके से 2024 में हमने देखा, कहीं ना कहीं आरक्षण का मसला इस बार के पंचायत में भी दिखेगा। उसका रूप अलग होगा। जिस तरीके से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि पंचायती राज मंत्री भी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस बात को उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसमें आरक्षण नए सिरे से लागू किया जाए, और ख़ास तौर पर कोटे के अंदर कोटा, ये व्यवस्था के तहत आरक्षण को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात कहा कि जो पंचायत चुनाव सामने आ रहा है, ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके पंचायत चुनाव 27% रिजर्वेशन को बांट करके सबको तब चुनाव कराया जाए। रोहिणी आयोग भी बनाया गया, लेकिन अब जिस तरीके से ये मुद्दा सामने निकल करके आ रहा है, ये साफ हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पंचायत के चुनाव में कोटे के अंदर कोटा, जिसमें पिछड़े और दलित के ऊपर ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, और इस बार हो सकता है उत्तर प्रदेश के पंचायत में हम एक नए आरक्षण को देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र अंतर्गत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक खेत में धान की रोपाई की। इसके साथ साथ उन्होंने किसानों के प्रति समर्पण, त्याग और परिश्रम को नमन किया। उक्त फोटो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से सोशल साइट पर शेयर की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं। कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के प्रति अपना लगाव भी काफी दिखाया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि धान के खेत में उतरकर उनकी यादें पुरानी ताजा हो गई हैं। अपने सहयोगी राधे कृष्ण के साथ न्यूज़ स्टेट उधमसिंह नगर से मुमताज अहमद। संबल पुलिस द्वारा एक बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। दिल्ली के जीबी पंथ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग मरे हुए लोगों का ईसीजी तैयार किया करते थे, और अस्पतालों के अंदर से उनकी मौत होने के कारण के तमाम दस्तावेज मरने के बाद तैयार किया करते थे। इन लोगों में एक वार्ड बॉय भी पकड़ा गया है, जो जीबी पंथ अस्पताल से मरे हुए लोगों का ईसीजी तैयार किया करता था, और एक एमसीडी के दलाल के माध्यम से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया करते थे। जो इंश्योरेंस था उसका वेरिफिकेशन करने के लिए जो व्यक्ति आता था वो भी इनके गैंग में मिला हुआ है। साथ ही एक कल्पना नाम की महिला बैंक में बैंक खाते मृतक लोगों के खुलवाया करती थी, और उनके मरने के बाद पहले इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, और पॉलिसी कराने के बाद इनका खेल शुरू होता था। खेल शुरू होने में तमाम बीमारी से मौत दिखाना, ज़्यादातर जो लोग की मौत हुई है उनकी हार्ट अटैक से मौत दिखाई गई, जबकि वो दूसरी गंभीर बीमारियों से मरे थे। ऐसे ही एक केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए संबल पुलिस इन 5 तक पहुंची है। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और इनसे पूछताछ कर इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि अब तक कितने मृतक लोगों के दस्तावेज तैयार किए गए, कितना इंश्योरेंस का पैसा इनके द्वारा लिया गया। इन तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है। इसी गैंग से जुड़े हुए तकरीबन 61 लोग अभी तक संबल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
उन 61 लोगों की अगर बात की जाए तो उसमें गांव और मोहल्लों में काम करने वाली आया तक शामिल थी। आया इस बात का पता लगाया करती थी कि उनके इलाके में कौन व्यक्ति ऐसा है जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसकी मौत होने वाली है। उसके परिवार को सरकार का फ़ायदा दिलवाने के लिए तमाम प्रधानमंत्री बीमा योजना या मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना योजना की जो स्कीमें हैं उनका फ़ायदा दिलाने के नाम पर झांसे में लिया करते थे और उनके आधार कार्ड और तमाम दस्तावेज लेकर बैंक पॉलिसी करा लिया करते थे और उस पॉलिसी का पैसा मरने के बाद तमाम जो दस्तावेज हैं मौत के कारण को दूसरा दर्शाकर इंश्योरेंस का पैसा उठा लिया करते थे। 5 लोगों को मिलाकर 61 लोग अभी इस पूरे मामले में संभल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट संभल। बिहार के चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका की बीती रात पटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये पटना का गांधी मैदान इलाका है जहां पर बीते दिन होटल पनाश से महज 50 मीटर की दूरी है जहां पर ये घटना हुआ है। मशहूर उद्योगपति हैं गोपाल खेमका, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि करीब रात 12 बजे की ये घटना है जब गोपाल खेमका को गोली लगी है। लेकिन पहले उसकी तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो अपराधी है वो यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ घटना हुई। ये वो इलाका गांधी मैदान का है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये वही गाड़ी है जिसमें गोपाल खेमका जो हैं वो आए थे और 2 बाइक सवार अपराधी ने उन पे गोली मारी थी। ये वही गाड़ी है जिसमें गोपाल खेमका खुद मौजूद थे। कुछ तस्वीर दिखाने की पहले कोशिश करेंगे किस तरीके से जो इस गाड़ी में अभी भी ब्लड के सैंपल्स एंड स्ट्रेन्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। वो तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लड के सैंपल हैं। गोली जो है वो सामने से मारी गई थी और सर पर गोली लगी थी। देखिए अभी भी जो कांच है, जो गाड़ी का कांच है वो टूटा हुआ है और गोली के निशान जो हैं वो कांच पर आपको नज़र आएंगे। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो कांच जो है वो टूटा है और गोली के जो निशान हैं वो इस पर आपको नज़र आएंगे। ये वही गाड़ी है जिसमें देर रात गोपाल खेमका अपने घर पहुंच रहे थे। अपने घर से महज 5 मीटर की दूरी होगी गेट के सामने उन्हें 2 बाइक सवार जो अपराधी हैं उन्हें रोकते हैं। जब गोपाल खेमका अपनी गाड़ी का शीशा खोलते हैं उसके बाद उनके सर पर गोली मारी जाती है। इससे पहले 2018 में हाजीपुर में इनके बेटे को भी गोली मारी गई थी और बीती रात जो बिहार के मशहूर उद्योगपति हैं गोपाल खेमका, उनको भी अपराधियों ने गोली से छन्नी कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने जांच पूरी कर ली है। ईओडब्ल्यू ने 2100 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया है। मामले से जुड़े 28 अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया गया है, जिसमें आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों में प्रमुख तौर पर अगर बात करें तो गरीब पाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, आलेख राम सीदार, प्रकाश पाल, AK सिंह, आशीष ओसाम, JR मंडावी, राजेश जायसवाल समेत 28 अधिकारी शामिल हैं। चालान के साथ कोर्ट में पेश होने वाले इन अधिकारियों का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि पूरे घोटाले में इनकी भी संलिप्तता थी, जिसे बीते दिनों ईओडब्ल्यू ने सभी से पूछताछ की थी। पूरे मामले की अगर बात करें तो पूरा मामला 2200 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार पर नकली होरोग्राम के जरिए शराब बेचने का आरोप लगा है, जिसमें कई अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं कवासी लखमा पूर्व मंत्री भी जेल में हैं। अभी इस पूरे मामले में 7 जुलाई को पेश सुनवाई होगी। इसमें देखना होगा कि तमाम अधिकारियों को जेल होती है या फिर इन्हें बेल दी जाएगी। जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन वैद, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। कानपुर में पुलिस ने 70 लाख की चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मरड़ापुरम गोल्ड लोन बैंक का एक असिस्टेंट मैनेजर भी शामिल है। यह चोरों की मदद किया करता था और चोरी किए गए आभूषणों पर लोन दिलाने का काम करता था। ऐसे में पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा भी बढ़ा दिया है और गोल्ड लोन के तमाम अधिकारियों की भी जांच की जा रही है कि आखिर बिना पर्ची के तमाम ज्वेलरी पर लोन कैसे दिया जाता था। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर ज्वेलरी बरामद की है। तकरीबन 2.5 लाख रुपए बरामद किया गया है। चोरी में यूज़ की गई कार भी बरामद की है। वहीं पुलिस
अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना चकेरी चौकी अंतर्गत ये श्याम नगर एक चोरी की घटना कारित की गई थी। दिनांक 30 को जब फैमिली वापस आई तो इनके द्वारा बताया गया कि घर में जितनी ज्वेलरी थी सब चोरी कर ली गई है। ज्वेलरी की कीमत लगभग 50 से 60 लाख उनको अनुमानित उनके द्वारा बताया गया था। पूरी घटना में टोटल 7 लोग शामिल हैं। मौके पर हिमांशु गौतम, रोहन सचान और शिवम राजपूत ये 3 अंदर गैर से प्रवेश किए थे जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर है। इनके द्वारा चोरी घटना कारित की गई। टोटल चकेरी पुलिस ने 6 लोग को गिरफ्तार किया है। जो 7वां मुलजिम है वो गुजरनी थाने में उसको डिटेन किया गया है, उससे भी पूछताछ की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। खेकड़ा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां चेकिंग के दौरान एक टेम्पू को वो पकड़ते हैं और टेम्पू के अंदर विस्फोटक सामग्री भारी मात्रा में पुलिस बरामद करती है, जिसमें 5 क्विंटल जो बारूद से बने पटाखे और सामग्री पुलिस को मिलती है और भारी संख्या में वो रैपर या फिर उनसे संबंधित जो सामान है वो मिलता है, जिसको लेकर पुलिस ने इरफान नाम के एक जो तस्कर है उसको गिरफ्तार किया है। और इसका सफल खुलासा करते हुए एसपी बागपत ने विस्तृत जानकारी दी है और साफ तौर पर बताया कि काफ़ी समय से इस शख्स की सूचना थी और अवैध पटाखों का काम ये ज़्यादातर खेकड़ा, बागपत और आसपास दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में करा करता था। ये शादी ब्याहों में भी इसका काम था, जिसमें ये बैंड बाजे और विस्फोटक जो पटाखे हैं उनका भी काम। देखिए, जनपद बागपत में अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को मैं विस्फोटक पदार्थ से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक टेम्पो में भी बरामद हुई है और लगभग 5 क्विंटल विस्फोटक, 10 किलो के आसपास बारूद और अन्य सामान जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में लगता था वो बरामद हुआ है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज़ स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आज 50 सदस्यीय जत्थे को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। यह जत्था टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ होते हुए गूंजी पहुंचेगा। गूंजी से जो है ये जत्था तिब्बत में प्रवेश करेगा। आज इसके स्वागत के लिए कुमाऊं विकास मंडल निगम द्वारा भव्य तरीके से इसका स्वागत किया और कहीं ना कहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा को जाने के लिए जो जत्था था उसमें काफी उत्साह भी देखने को मिला। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव केंद्र आज टनकपुर से ये यात्रा आज आगे निकल गई है, प्रारंभ हो गई है और कल रात्रि को ही कैलाश श्रद्धालु जो कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे उनका दल आ गया था और यहाँ रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है, मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो हमारा राज्य का निगम है वो सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों के लिए की गई हैं। उनकी यात्रा अच्छी होगी, अच्छे प्रबंधों के साथ होगी और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से परिपूर्ण हैं। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूं कि भगवान महादेव सब पर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। अपने सहयोगी राधे कृष्ण के साथ न्यूज़ स्टेट उधम सिंह नगर से मुमताज अहमद। संभल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। दरअसल पूरा मामला बता दें कि संभल के जुनावई थाना क्षेत्र के जुनावई जनता इंटर कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार जनता इंटर कॉलेज की दीवार से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों की संख्या अब 8 हो गई है। 2 जो घायल अवस्था में थे वो हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिए गए, उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इसको लेकर के जो संभल के जुनावई थाना क्षेत्र के गाँव हरगोंदपुर का जो बारात थी जो जनपद बदायूं में जा रही थी, दूल्हा अपनी बारात लेकर अपने परिवार के साथ जनपद बदायूं में बिलसी थाना क्षेत्र के गांव में जा रहा था। तो उसी दौरान जहां से घर से 2 किलोमीटर दूरी पर एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है जिसमें 5 लोगों की मौत होती है और 3 लोग उपचार के दौरान मौत होती है। 8 लोगों की मौत होने के बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। वहीं इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर के जहां पर जो
दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, इससे जो संभल नहीं पूरा जो बदायूं है उसमें भी हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस तरीका से जो खुशियां थी, जो मातम में छा गई, जो बारात थी वो बदायूं में जनपद बदायूं में जा रही थी, तो वहां पर जो दूल्हा बारात लेकर जा रहा था तो वहां दुल्हन इंतजार कर रही थी, तो सड़क हादसे में दूल्हा सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। करीबन आज 9 बजे जो है रामबन चंद्रकोट में जो है 4 गाड़ियों का टकराव हुआ है। आपको बता दूं कि ये 4 गाड़ियां जो है जम्मू से आ रही थी। पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा कि इन 4 गाड़ियों में जो है श्रद्धालु मौजूद है जिनको अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम जाना था, लेकिन आज सुबह ही 4 गाड़ियों को जो है आपस में टकराव हुआ है। आपको बता दूं कि एक गाड़ी को जो है ब्रेक फेल हुई है, उसकी वजह से जो अपना रास्ता है वो भूल गया था, तो फिर बाद में जो है 3 गाड़ियों जो है आपस में टकरा गई है। इन 4 गाड़ी में टोटल अगर देखा जाएगा कि अभी तक जो है करीबन 36 जो श्रद्धालु है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हुए थे। बाद में उनको जो है रामबन हॉस्पिटल रेफर किया गया है। उनका जो ट्रीटमेंट है वो बाकायदा तौर पर रामबन के हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची है, तो उनको जो है वहां पे नया गाड़ियां दी है, तो उनको जो है पहलगाम की तरफ जो है रवाना किया गया है। इस साल की अगर हम बात करेंगे तो इस साल जो यात्रा चलने वाली है 38 डेज जो है वो यात्रा चलने वाली है। पिछले साल जो है 52 डेज जो यात्रा थी वो चली थी, लेकिन आज इस साल 38 डेज जो है ये अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। लेकिन आज सुबह ही रामबन के चंद्रकोट में 4 गाड़ियों में टकराव हुई है, उसमें करीबन जो है 36 यात्री जो है वो घायल हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद डार, न्यूज सिटी। कावड़ मेला शुरू होने में अभी थोड़ा समय भले ही हो, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पर हैं। हमने इससे पहले आपको जमीन पर किस तरह सुरक्षा व्यवस्था है वो दिखाई। आज हम आपको गंगा में यानी जल पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वो दिखाने जा रहे हैं, और हमारे साथ जो एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं अर्पण यदुवंशी जी वो भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो नज़ारा दिखाना चाहूँगा जहाँ ये गंगा का वो वेग है, वो फ्लो है, जहाँ पर कि कांवड़ियों का लगातार रेस्क्यू होता है, और यहाँ पर कांवड़िए कई बार घटनाएं होती हैं कि इन वेग के चपेट में आते हैं और कई तरह की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। तो इस वेग से लड़ने के लिए एसडीआरएफ कितना तैयार है, आइए बात करते हैं कमांडेंट साहब से। सर आपका एक तो पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कहें कि जल पर जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, इस बार कांवड़ को लेकर क्या खास है? देखिए, कांवड़ को लेकर इस बार हमने 6 स्थानों पर 7 सब टीम हमारी तैनात की गई हैं, जो कि कांगड़ा घाट पुल, प्रेमनगर आश्रम, बैरागी कैंप, ढालवाला और नीलकंठ महादेव मंदिर ड्यूटी पे तैनात रहेंगी। जो हमने हमारी टीम की जो तैनाती स्थल इस बेसिस पे चुना है कि पिछले साल कहाँ पे घटनाएं ज़्यादा होती थी, कहाँ डूबने की घटनाएं ज़्यादा हुई है, उसको हमने एक पैमाना रखा है, तो उसके वही हमने चुनाव किया है। और हमारी टीम जो है ये बेहद प्रशिक्षित है। जो एडवांस डीप डाइविंग कोर्स होता है वो सभी ने किया हुआ है, और जो और भी सुसज्जित इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबके साथ तैनात है। अंडर वाटर ड्रोन और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स होते हैं, रिमोट ऑपरेटेड लाइव है, उन सभी के साथ तैनात रहेगी। एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी तैयारियां तो कावड़ को लेकर हैं ही, साथ ही उन्होंने कावड़ियों से भी अपील की है कि वो अपनी सुरक्षा को देखते हुए ही जल भरें। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि उत्तराखंड में 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार बारिश कहीं पॉकेट में होती है और कहीं में सामान्य बारिश होती है। और इस समय मैं सोंग नदी के किनारे हूँ, ये सोंग घाटी है, और सोंग नदी में आप देख सकते हैं पानी तो क्लियर है, बहुत ही साफ़ पानी आ रहा है, लेकिन पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ऊपर लगे हुए बादल देख सकते हैं कि ये घाटी पूरी तरह से पैक है, बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है। और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि पूरे एहतियात बरते जाएं, जहां रास्ते बंद हैं उनको खुलवाया जाए, जहां ज़्यादा बारिश है वहां साथ साथ लोगों को अवेयर भी किया जाए, वो नदी के किनारे ना रहें। लेकिन लोग कई जगह देखे जा रहे हैं कि आपदा प्रबंधन सचिव ने जो एक आदेश जिलाधिकारियों को दिए हैं तो उनका पालन जिला प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। नदी में पानी बढ़ रहा है, बरसात का मौसम है, मानसून आया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग नदी के किनारे घूमते हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये एक मौसम बना हुआ है। आपने देखा होगा कि सोनप्रयाग से ऊपर, गौरीकुंड से ऊपर कल लैंडस्लाइड हुआ, सोनप्रयाग से ऊपर मनकुटिया के पास लैंडस्लाइड हुआ, पीपल कोटी जहाँ बद्रीनाथ यात्रा मार्ग है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ,
और यमुनोत्री का जो पैदल मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित है। इसके अलावा जो अगर आप उधर बागेश्वर जाइए, सरयू नदी उफान पर है, हरिद्वार में गंगा उफान पर है, इधर विकासनगर हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर यमुना नदी में पानी बढ़ा हुआ है, ये बीच में सोंग नदी बहती है, इसमें भी पानी लगातार बढ़ रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मानसून में अक्सर होती हैं और मानसून में लगातार चेतावनी भी जारी की जाती है। तो फिलहाल मौसम मानसून का है, मूसलाधार बारिश का है और बचाव का भी है। अलर्ट सरकार तो रहती है, सरकार करती है, खुद के अलर्ट रहने का भी ये समय है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब होने के कारण बद्रीनाथ हाईवे लगातार बंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उमटा के पास में जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है उससे काफ़ी हिस्सा जो सड़क का है वो धंस गया है और जिसके चलते कहीं ना कहीं यातायात बार बार बाधित हो रहा है। लेकिन अब देखिएगा कि आज यानी कि शनिवार को जो NHIDCL की टीम है वो वहाँ पर निरीक्षण करेगी और निरीक्षण के बाद जो वहाँ पर निर्माण कार्य है वो सुचारू किया जाएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस जगह पर लगातार कहीं ना कहीं यातायात बाधित हो रहा है उसको निरीक्षण करने के बाद जो टीम है वो वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कराएगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है और यात्रियों को और आम जनमानस को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसके लिए रूट को डाइवर्ट करते हुए कहीं ना कहीं वहाँ पर जो निर्माण कार्य है, जो यातायात बाधित हो रहा है वहाँ पर निर्माण कार्य किया जाएगा और उस सड़क को बिल्कुल सही करने के बाद ही वहाँ से यातायात को सुचारू किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। न्यूज स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। इस समय हम कुकलाखंड नदी पर बिल्कुल करीब है। ये व्यास खंड को जाकर के मिलती है और इसी तरह की तमाम सहायक नदियां व्यास नदी को जो है कनेक्ट करती हैं। और ये जो जहां पर हम खड़े हैं ये इम्पैक्टेड एरिया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा। कुकला के इलाके में जहाँ पर हम मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पर आए जब क्लाउड बस्ट हुआ, यानी कि जो बादल फटा। बादल फटने के बाद जो त्रासदी हुई वो दरअसल इस साइड से हुई, इधर से, इस जगह से बादल फटने के बाद जो मलबा था वो पूरा सीधे चलता चला आया और जो भी रास्ते में था सबको अपने साथ बहा कर लेके चला गया। अब आपको दिखाते हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मकान, बड़े बड़े मकान थे यहाँ पर जो ज़मींदोज़ हो चुके हैं, जो इस पूरे मलबे में बह चुके हैं। एक चीज़ और दिखाऊंगा कि ये मकान और इसके बगल का मकान जो था बेखा से जो जहाँ पे आप पेड़ देख रहे हैं ये दरअसल बड़े मकान थे, ये बिल्कुल ज़मींदोज़ हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लग ही नहीं रहा है यहाँ पे मकान था और 100 साल पुराने मकान थे। इसके अलावा देखिए आप वहाँ पर एक पुल था जहाँ पर गाड़ियाँ आप खड़ी हुई देख रहे हैं, दरअसल ये पुल था, ये पुल आपस में कनेक्ट करता था रोड को। एक तरफ वो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ लोग इधर जो खड़े हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए इधर कनेक्ट करने वाली ये पूरा पुल हुआ करता था, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी कि पुल का नामो निशान मिट चुका है। अब आपको रोड दिखाते हैं, रोड कनेक्टिविटी देखिए पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो सामने देखिए आप, वो पूरी तरीके से रोड कनेक्टिविटी जो है वहां पर आप देखेंगे पूरी खत्म हो चुकी है। बनारस में जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं, उसे देखते हुए एनडीआरएफ लगातार सक्रिय है। आप तस्वीरों में देखिए एनडीआरएफ की ये वाटर एम्बुलेंस और साथ ही एनडीआरएफ की ये बड़ी बोट और इसके साथ ही एनडीआरएफ की छोटी बोट्स लगातार गंगा में पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दे जा रही है। ये एनडीआरएफ की वो रेस्क्यू यूनिट है जो किसी भी बाढ़ जैसी परिस्थितियों में सक्षम है पूरी तरीके से सेवा देने के लिए। जहां एक तरफ वाटर एम्बुलेंस के जरिए वहां पर फर्स्ट एड सहित जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसकी सारी सुविधा वाटर एम्बुलेंस में है। दूसरी तरफ ये बड़ी बोट आप देख रहे हैं जो कि गंगा में जब बहुत तेज लहर होती है तो उस लहरों में भी लड़ने में सक्षम है और लहरों के बीच में रेस्क्यू करने के लिए बहुत तेज़ी से ये बोट पहुंच सकती है। इसके अलावा छोटी छोटी बोट जो आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की जो बाकी रेस्क्यू यूनिट है वो दिखाई दे रही है। तो ये वो एनडीआरएफ की ताकत है वाराणसी में गंगा के बीच जो लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है, लोगों की जान बचा रही है। साथ ही बाढ़ जैसे जो हालात हैं उन हालात में किस तरीके से ये जो रेस्क्यू यूनिट है वो काम करती है गंगा के बीचों बीच, ये हम बढ़ते हुए गंगा के जलस्तर के बीच आपको दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ
पूर्णतः वातानुकूलित वाटर एम्बुलेंस है, तो दूसरी तरफ एनडीआरएफ की ये बड़ी बोट जो किसी भी तरीके की बाढ़ की परिस्थितियों में चलने में पूरी तरीके से सक्षम है। साथ में जो छोटी बोट्स हैं जो तत्काल रेस्क्यू के लिए पहुंच सकती हैं। तो ये पूरी यूनिट जो है वो बढ़ते हुए जलस्तर के बीच गंगा में किस तरीके से एक सजग प्रहरी का काम कर रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।